जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं RPSC EO RO भर्ती के बारे में। EO RO भर्ती के पार्ट बी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए इस सेशन में लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। विगत जो प्रश्न पत्र आपके हुए हैं इस भर्ती से संबंधित, उनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो अगर आपने सेक्शन 1 से लेकर 200 तक पढ़ रखे हैं या उनकी तैयारी की है, तो इस तैयारी को परखने का आपके पास बेहतरीन मौका है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका में मास्टर विकास योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है 20 वर्ष। किसी भी नगर पालिका में मास्टर विकास योजना 20 वर्ष के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका द्वारा नगरीय गरीबों हेतु आधारभूत सेवा निधि का गठन किया जाता है। इस निधि में कुल बजट का कम से कम कितना प्रतिशत खर्च अनिवार्य है? तो सही जवाब आपका रहने वाला है 25%। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी नगरपालिका में अगर कोई योजना परिवर्तन हुई है यानी स्टार्ट हुई है, तो राज्य सरकार के द्वारा इसका पुनरीक्षण यानी इसका रिव्यू कितने वर्ष में करवाया जाना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, 10 वर्ष के अंदर ये रिव्यू राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेरणा से बिना नगरपालिका से अनुज्ञा लिए यानी अनुमति लिए कोई भी काम प्रारंभ करता है, तो उस पर पहली बार में कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी 5,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर छटनी करनी है। तो पहला ऑप्शन है, नगरपालिका की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल भाग ले सकता है। नगरपालिका की बैठक में अपनी राय दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। नगरपालिका की बैठक में वोट कर सकता है, बिल्कुल ये गलत है, वो वोट नहीं कर सकता। और जो चौथा ऑप्शन है आपका कथन 4 है कि नगरपालिका की बैठक में वोट नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 1, 2 और 4 यानी 4 कथन आपके यहाँ पर, 4 में से 3 कथन 1, 2 और 4 यहाँ पर आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगर नगरपालिका क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास हो रहा है तो उसके मालिक को नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस की अधिकतम अवधि कितने दिन की होगी? तो साथियों, ये सही जवाब रहने वाला है 30 दिन। इसके बाद में नगरपालिका के पास ये शक्ति है कि वो उस विकास को हटाने की अपेक्षा कर सकती है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नगरपालिका पहले तो लिखित आदेश देगी कि 15 दिन में ऐसे निर्माण को हटा दे। अगर नहीं हटाया गया तो ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी नोटिस के इस विकास को हटवा देगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दूसरा जो कथन है, खड़ी फसलों को नहीं हटाया जाएगा, फसलों को काटने तथा एकत्रित करने हेतु 6 महीने का समय दिया जाएगा। तो ये भी साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन है। खड़ी फसलों को तुरंत नहीं हटाया जाता है, इसके लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही जवाब आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, यहाँ पर 10 सदस्य यहाँ पर वित्त समिति में अधिकतम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर नगरपालिका को लगे स्कीम का क्रियान्वयन सफल नहीं हुआ है तो न्यूनतम कितने वर्ष बाद योजना को हटाया जा सकता है? यानी अगर नगरपालिका को लगे कि ये स्कीम सफल नहीं हुई है तो उसको मिनिमम कितने वर्ष बाद में बंद किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन बी, 2 वर्ष के बाद में इस योजना को बंद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका के लाइन संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील कहां पर की जा सकेगी? तो इसका सही जवाब साथियों रहने वाला है जिला कलेक्टर के पास में ये अपील की जा सकेगी। एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जिला कलेक्टर जो यहाँ पर निर्णय दे देगा साथियों, वही अंतिम होने वाला है। इसके बाद में आप हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका क्षेत्र में सड़क के किनारे बने फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर धारा 106 दिया हुआ है, विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर नगरपालिका के विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति डिस्क्राइब की हुई है।
इसके बाद में धारा 121 कराधान से संबंधित अपील, तो बिल्कुल ये भी राइट ऑप्शन है। धारा 117 करों को वसूल करने का कर्तव्य, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन नहीं है आपका, गलत ऑप्शन है ये। यहाँ पर धारा 127 के अंतर्गत ये चीज़ दी हुई है कि करों को वसूल करने का कर्तव्य सीएमओ का होता है, यानी मुख्य नगरपालिक अधिकारी का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही कदाचार का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष हेतु निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष के लिए उसको यहाँ पर निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो पहले संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है और किसी नगरपालिका में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने समय में पद त्याग करना होगा, अन्यथा वह नगरपालिका का सदस्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 14 दिन के अंदर उस एमएलए या एमपी को यहाँ पर साथियों पद त्याग करना होगा अगर उसको नगरपालिका का सदस्य बनना है। तो साथियों इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर आंसर सहित उपलब्ध करवाई जाएगी। वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको परीक्षा के नज़दीक ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए काम में आ सके। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार किसी भी सदस्य को नगरपालिका की लगातार कितनी साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहने पर हटा सकती है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर साथियों यहाँ पर राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका सदस्य को हटा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक असुमेलित को आपको यहाँ पर चूज करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है धारा 11 नगरपालिका में निर्वाचन, बिल्कुल सही है। धारा 60 ये भी बिल्कुल सही है, वार्ड समिति के कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। धारा 17 ये ऑप्शन आपका साथियों असुमेलित है। यहाँ पर धारा 17 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ना होकर यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी दिया हुआ है इस एक्ट में। धारा 17 के अंतर्गत यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी का पद साथियों दिया हुआ है और धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब की बार आपको यहाँ पर साथियों सही कथन का चूज करना है। किसी नगरपालिका की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। तो साथियों ये गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम सदस्य संख्या नगरपालिका की 13 रखी गई है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है नगरपालिका की कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। संबंधित क्षेत्र के लोकसभा सदस्य का नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम तीनों में प्रतिनिधित्व होगा। तो बिल्कुल ये भी गलत आंसर है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर यह है पदन सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है आपको कि नगरपालिका में जो पदन सदस्य होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही कथन का चुनाव कीजिए। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर किसी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर राज्य सरकार किसी भी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है आपका, नए चुनाव तक उस ग्राम क्षेत्र के जो पंच और सरपंच है साथियों उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्न में से नगरपालिका में करों को वसूलने का कर्तव्य किसका है। ऑप्शन दिए हुए हैं राज्य सरकार, नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वार्ड समिति के अध्यक्ष। तो साथियों सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वह नगरपालिका क्षेत्र में करों का वसूल करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है जंगम संपत्ति की कुर्की के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राधिकृत है। राज्य सरकार, नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वार्ड समिति के अध्यक्ष। तो साथियों ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब रहने वाला है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी यहाँ पर जंगम संपत्ति की कुर्की के लिए प्राधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 21, संपत्ति की कुर्की के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है व्यक्ति, उसकी पत्नी, बच्चों के बिस्तर व कपड़े। ऑप्शन बी औजार। ऑप्शन सी है उपकरण, पशु, बीज अगर किसान हैं तो। और यहाँ पर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों ऑप्शन में
जो जो चीज़ें दी हुई हैं उन संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101 के अंतर्गत वर्णित है। तो इसमें साथियों ऑप्शन जो डी है आपका नगरपालिका का आंतरिक राजस्व है, ये सही जवाब रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिकाओं के सीमाओं के बाहर अगर कोई व्यय करना है तो किसका अनुमोदन आवश्यक है, यानी किसी भी नगरपालिका की सीमा के बाहर अगर आपको कोई व्यय करना है तो किसकी परमिशन आपके पास में होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब रहने वाला है राज्य सरकार। राज्य सरकार से ये परमिशन आपको लेनी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा बजट का एस्टीमेट किस तारीख तक नगरपालिका में रखा जाना आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं 31 मार्च, 1 अप्रैल, 15 फरवरी और 31 जनवरी। तो साथियों यहाँ पर 31 जनवरी तक ये एस्टीमेट नगरपालिका के सामने, नगरपालिका अध्यक्ष के सामने रखा जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब रहने वाला है। साथियों एक बार फिर बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर सहित उपलब्ध करवाई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा साथियों ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज़ और इस भर्ती से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पार्ट बी के बनने वाले हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नगरपालिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है नगरपालिका वाहनों पर टैक्स लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। नगरपालिका जल वाहनों पर टैक्स लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। नगरपालिका विज्ञापन के लिए जो भी साथियों एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके लिए जो होल्डिंग होते हैं उन पर भी टैक्स लगा सकती है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे करता है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है राज्यपाल को अपनी ये सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, यह इस एक्ट की किस धारा में वर्णित है। तो साथियों ऑप्शन बी जो है आपका धारा 13 के अंतर्गत ये बात वर्णित है कि प्रत्येक निर्वाचन जो क्षेत्र है, यानी जो प्रत्येक वार्ड है उसके लिए एक निर्वाचक नामावली यहाँ पर नगरपालिका क्षेत्र में होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य लोक सेवक माना जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं धारा 76, धारा 66, धारा 17, धारा 20। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है धारा 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वह पास नहीं हुआ है तो अगले कितने वर्षों तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों 2 वर्ष, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, नगरपालिका का परिसीमन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है। तो ये साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, धारा 3 के अंतर्गत ये बात वर्णित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगरपालिका के चुनाव संपन्न करवाते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, यानी डेपुटेशन पर समझा जाएगा। ऐसा नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है। तो इसका साथियों सही जवाब रखने वाला है धारा 19 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा आप रिवाइज कर लीजिए, धारा 16 के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और धारा 17 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी की बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका अध्यक्ष के कार्य हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नगरपालिका की नियमित बैठक आयोजित करवाना, तो बिल्कुल ये उसका कार्य है। नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। नगरपालिका के कार्य संचालन को विनियमित करना, बिल्कुल ये भी सही बात है। और नगरपालिका के वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर नियंत्रण रखना, ये भी नगरपालिका अध्यक्ष का साथियों कार्य है। तो चारों कार्य नगरपालिका अध्यक्ष के ही हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा गया है कि जो कार्यपालक समिति होती है नगरपालिका में उसका पदेन सचिव कौन होता है। तो इसका पदेन सचिव साथियों होता है मुख्य नगरपालिक अधिकारी। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नगर पालिका में जितनी भी समितियां बनती हैं उन समितियों के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है? तो साथियों उस समिति में वो तभी काम कर पाएगा जब समिति के कम से कम 1/2 सदस्यों की सहमति बनती है, तभी कोई सदस्य के अलावा कोई व्यक्ति नगर पालिका की समिति में काम कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन है धारा 64, 65, 60 और 66। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है धारा 64 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा धारा 66 में कौन सी बात लिखी हुई है कि राजस्थान नगर पालिका में अगर कोई भी कर्मचारी कार्यरत है तो वो लोक सेवक समझा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है? तो यहाँ पर साथियों राज्य वित्त आयोग का गठन धारा 76 के अंतर्गत होता है, जो अपनी सिफारिश किसको करता है? राज्यपाल को करता है, जिसका क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। अगला क्वेश्चन, कोई नगर पालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है करार द्वारा, विनिमय द्वारा, पट्टा एवं अनुदान द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों तीनों ही रास्ते नगर पालिका के द्वारा अपनाए जाते हैं किसी भी संपत्ति का अर्जन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा यानी गोल्डन सेक्शन कहा जाता है? तो साथियों ये है आपका ऑप्शन ए, धारा 69A को यहाँ पर नगर पालिका अधिनियम 2009 में गोल्डन सेक्शन भी कहा जाता है, जो काफ़ी चर्चा में रहा साथियों, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला था उसमें काफ़ी यूज इसका हुआ है। अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगर पालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदाय यानी पेमेंट का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी साथियों आपका राइट आंसर रहने वाला है, ये संदाय नगर पालिका के द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका एक्ट 2009 का उल्लंघन करके सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उस पर किस अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964। अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है? तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन। तो यहाँ पर साथियों राज्य सरकार उसकी सिफारिशों पर क्रियान्वयन करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अगर किसी नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो कितने समय के अंदर नई नगर पालिका का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है? ऑप्शंस 1 माह, 6 माह, 3 माह है या फिर 2 माह। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी जो आपका 6 माह है वो राइट आंसर रहता है। यहाँ पर 6 माह के अंदर उस नगर पालिका का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है, धारा 7 में ये बात वर्णित है। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका में निम्नलिखित में से कौन राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्योजन करता है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शंस है उप निर्वाचन आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ऑप्शन ए उप निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर साथियों ये कर्तव्य का प्रत्योजन करता है, धारा 12 में ये बात वर्णित है। इसके अलावा अगर उप निर्वाचन आयुक्त उपलब्ध नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव इन कर्तव्यों का प्रत्योजन साथियों करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य की समस्त निर्वाचन नामावली जिनकी तैयारी, शुद्धि, पुनरीक्षण का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो साथियों ये सब काम होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नगर पालिका चुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है नगर पालिका चुनाव एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। तो बिल्कुल ये राइट बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़े। तो ये बात साथियों आपकी बिल्कुल राइट है कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। तो ये कथन आपका राइट हो गया। दूसरा कथन दिया हुआ है नगर पालिका चुनाव एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। तो साथियों ये तो आपका ऑटोमेटिक गलत होगा, तो यहाँ पर ओनली कथन एक सही है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है और साथियों ये बात कहाँ पर वर्णित है? धारा 12 में ये बात वर्णित है इस एक्ट की। अगला क्वेश्चन,
नगरपालिका के सदस्य के रूप में किस व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली याचिका कितने समय के अंदर दायर की जा सकती है? ऑप्शन है 1 माह, 7 दिन, 15 दिन और 45 दिन। तो यहाँ पर साथियों 30 दिन के अंतर्गत ये याचिका लगाई जा सकती है, उसके बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में किसी अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को तैयार करने में सशक्त कर्तव्यों को भंग करने पर कितने वर्ष तक की जेल हो सकती है? तो साथियों यहाँ पर 2 वर्ष तक की जेल ऐसे कर्तव्यों में हो सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है नगरपालिका क्षेत्र में भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, राज्य सरकार या नगरपालिका उपाध्यक्ष। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है नगरपालिका क्षेत्र में उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण, पांडाल, टेंट, भीड़ नियंत्रण, अस्थायी रास्ते की मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो ये साथियों सही जवाब रहने वाला है आपका मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी। तो साथियों अभी सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, ताकि हम आगे जो सेशन लेकर आएँ वो आपके लिए और फ़ायदेमंद रहे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, अगर नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका की अनुमति के बिना किसी मार्ग में कास्ट जमा किया गया अथवा गड्ढे खोदे गए तो उस पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए जो है साथियों 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का ये जुर्माना हो सकता है। तो साथियों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन इस सेशन में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे साथियों, इनका फीडबैक जरूर देना। अगर आपको अच्छे लगे हों तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर को ज्वाइन करना ना भूलें। इन क्वेश्चन की PDF आपको वहीं पर उपलब्ध करवाई जाएगी विद आंसर। तो साथियों इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।